हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे होंगे वायरसेस की। ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे, वायरसेस के स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर उनके कंपोजिशन वगैरह को समझेंगे और फिर धीरे धीरे इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे उनके टाइप्स की, क्या क्या उनके प्रैक्टिकल यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पे उनके यूज़ होते हैं, बेसिकली मेडिसिन का एक सेक्टर हो या फिर कहीं और फिर बात कर रहे होंगे बेसिकली उसे किसी प्रोकैरियोटिक सेल से कंपेयर करके, जैसे बैक्टीरिया से कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि क्यों इन्हें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ना रख के लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखा गया था। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो ये हो गई कि वायरस एक लैटिन टर्म है बेसिकली, जिसका मतलब होता था पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, और वायरस कोई ऐसा नहीं कि कोई एक छोटी सी फिक्स्ड कोई मटेरियल हो या कोई ऐसी चीज़ है, एंटिटी है जिसको आप बेसिकली कह सकते हैं कि यही चीज़ वायरस है। वायरस रेंज है इनका साइज़ का, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे साइज़ का रेंज दिया है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, दो अलग अलग तरह के मैंने एक हाईएस्ट और लोएस्ट रेंज देने की कोशिश की है वायरस की, जिसमें आप देख रहे होगे कि एक 250 माइक्रोमीटर का, माइक्रोमीटर आप समझ रहे हो बेसिकली 10⁻⁻6 की बात होती है, जब 10⁻⁻6 मीटर, तब हम कहते हैं बेसिकली ये माइक्रोमीटर है। तो इसमें जो सबसे लार्जेस्ट वायरस होता है बेसिकली ये होता है वेरियोला वायरस का, इसे आप याद रख सकते हैं, ये एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। ये वेरियोला वायरस है। जबकि स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, तो जो कैटल्स में फुट एंड माउथ डिजीज कॉज करते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, तो बेसिकली ये सबसे स्मॉलेस्ट वायरस हैं जो 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अब इसी तरह वायरस से रिलेटेड कई सारे आपको टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे वेरोइड्स हैं, प्रियॉन्स हैं, विरियॉन्स हैं, बैक्टीरियोफेजेस एटसेट्रा हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे टर्म्स जो है ना कहीं वायरस से रिलेटेड हैं। मैं इनके ऊपर एक अलग से सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, जिसमें आपको ये सारे टर्म्स में रख के और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी अगर बनाया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आइए फिलहाल हम वायरस के कंपोजिशन को समझते हैं, केमिकल कंपोजिशन को समझते हैं कि बेसिकली वायरस होता क्या है। तो वायरस में कुछ खास चीज़ें होती नहीं हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक उनका अपना जेनेटिक मटेरियल और दूसरा जो उनका अपना स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर बनाने में बेसिकली हेल्प करता है प्रोटीन। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन एक तरह का कोट है, या मैं कह सकता हूँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। जो भी हमें दिख रहा होगा ना वायरस में, वो बेसिकली उसका प्रोटीन पार्ट होगा जो हमें दिख रहा होगा। ठीक है जी, और प्रोटीन में ही जो ये प्रोटीन बनेगा बेसिकली, तो इसके कई तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं और इसी पे डिपेंड करेगा कि ये वायरस कैसा है, पॉलीहेड्रल है या फिर टेट्राहेड्रल है या फिर हेक्सागोनल है, तो कैसा है। डिफरेंट टाइप के ये वायरसेस हो सकते हैं। बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, इस प्रोटीन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि ये वायरस किस स्ट्रक्चर का है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प कौन करता है, तो इनका जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब न्यूक्लिक एसिड कैसे कैसे हो सकते हैं, तो दो तरीके के, मोस्ट प्रोबेबली आप जानते होंगे, दो तरह के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आरएनए और डीएनए। अब इसमें से ये ध्यान रखिएगा कि डीएनए या आरएनए ये दोनों किसी एक वायरस में प्रेजेंट नहीं हो सकते। ठीक है, या तो आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा होगा उन वायरस के अंदर, या फिर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा होगा। मैं जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर डीएनए प्रेजेंट है तो हो सकता है डीएनए बाद में जा करके आरएनए बनाए और ये आरएनए फाइनली कोई एक प्रोटीन बनाए, जो प्रोटीन बेसिकली उनके प्रोटीन कोड के काम आए। तो ऐसा होता है, इसे हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं और सेंट्रल डॉगमा के ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, ये आप देख सकते हैं। यूट्यूब में भी काफ़ी सारे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं सेंट्रल डॉगमा के ऊपर, जो डेफिनेटली आपके क्लास के अभी बियॉन्ड स्कोप है। लेकिन आप समझेंगे कि डीएनए बेसिकली किसी भी चीज़ को बनाता है तो थ्रू आरएनए बनाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का एक प्रोसेस होता है बेसिकली, जिसके थ्रू डीएनए आरएनए को बनाता है, और आरएनए ट्रांसलेशन के ज़रिए, ये ट्रांसलेशन भी बेसिकली एक प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसके थ्रू आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो प्रोटीन कैसे बना होगा, तो हम कह रहे होंगे आरएनए से, और आरएनए कैसे बना होगा, तो डीएनए से। लेकिन उनका क्या, जिनके जेनेटिक मटेरियल में सिर्फ आरएनए ही है, तो उनके में तो ये आरएनए सीधा ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा,
बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक डीएनए ना होगा तब तक डीएनए आरएनए को गवर्न नहीं कर सकता कि आप कैसा, आप ऐसा समझो कि एक तरह का ऑफिस है जहां कोई एक हेड बॉस है जिसका काम है बेसिकली नीचे अपने के नीचे वाले टेबल पे इस बात को बताना कि आपको इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो जब तक ये एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर इसे नहीं मिलेगा डीएनए से, तब तक वो उस चीज़ को बना नहीं सकता। तो किस तरह का प्रोटीन बनना है, पॉलीहेड्रल बनना है, हेक्सागोनल बनना है, कैसा बनना है, ये प्रोटीन कौन बता रहा होगा कि कैसा बनाना है, तो डीएनए बताएगा। लेकिन इनके पास तो डीएनए है नहीं, तो इन्हें करना क्या होता है, ये पहले ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते, एक स्पेशल प्रोसेस का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बेसिकली ये अपने डीएनए को पहले बनाते हैं और फिर ये डीएनए बेसिकली आरएनए को गवर्न करेगा कि ये आरएनए थ्रू ट्रांसलेशन किस तरह का प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है जी। तो इस बात को समझना जरूरी है कि जिन वायरसेस में आरएनए पाए जाते हैं ना एज अ जेनेटिक मटेरियल, क्या कहा मैंने, जिन वायरसेस में आरएनए पाए जाते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल, वो सारे के सारे वायरसेस को हम क्या कहते हैं, रेट्रोवायरसेस। अब इसका ध्यान रखना है कि रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, तो बेसिकली जिनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या करेंगे, डीएनए प्रोड्यूस करेंगे और इसके बाद जब एक बार डीएनए बन जाएगा फिर वही नॉर्मल प्रोसेस सेंट्रल डॉगमा का अप्लाई होगा और यहाँ पे डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन फाइनली बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ पाए होंगे कि केमिकल कंपोजिशन कैसी कैसी होती है। तो मैंने क्या क्या बातें कही हैं एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। वायरसेस के अंदर हो सकते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन या फिर आरएनए प्लस प्रोटीन, पर ध्यान रखना है कभी भी डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन वाला कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, यानी इन दोनों में से कोई एक होगा और प्रोटीन दोनों में पाया जाएगा। तो ये बनेगा वायरस का एक जनरल स्ट्रक्चर। अब ध्यान रखना है कि डीएनए कहाँ पाया जाएगा और आरएनए कहाँ पाया जाएगा। तो देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता वायरसेस में ऐसा, लेकिन हाँ जनरल टर्म में अगर मैं बात करूँ इन जनरल, तो मैं बात कर सकता हूँ कि ज़्यादातर एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस कैसे होते हैं, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले वायरसेस होते हैं। तो ये एक जनरल मतलब जनरलिटी है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एनिमल को जितने भी वायरसेस होंगे जो बेसिकली इन्फेक्ट कर रहे होंगे उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूँ रेट्रोवायरसेस की जो आप नीचे देख रहे हो, तो डेफिनेटली रेट्रोवायरसेस में आरएनए पाया जाता है और बहुत सारे रेट्रोवायरसेस हैं जो बेसिकली एनिमल को भी इन्फेक्ट करते हैं। जैसे एड्स का वायरस सबसे इंपॉर्टेंट वायरस जो है अभी फिलहाल आपके टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर इन्फ्लुएंजा का वायरस, ये भी बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है इनके पास भी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते डेफिनेटली कि सारे के सारे जो भी एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस हैं वो सारे के सारे मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ही होते हैं। लेकिन हाँ ज़्यादातर वायरसेस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के होंगे, कुछ एक्सेप्शंस होंगे और उन एक्सेप्शंस को हमें देखना होगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सेप्शंस कौन कौन हो गए। तो जैसे मैंने कह दिया सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाए जा सकते हैं रेट्रो वायरसेस में। ठीक है, इसी तरह जैसे मैंने बात कर दी रेट्रो वायरसेस में ही आ जाएगा एड्स या फिर इन्फ्लुएंजा का वायरस। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। इसी तरह अगर मैंने कह दिया डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स एक्सेप्शंस हमें दिख जाते हैं जो बेसिकली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होने चाहिए थे लेकिन यहाँ पे आरएनए है। तो ऐसे कौन कौन से वायरसेस हो जाएंगे, तो रियो वायरस है। फिलहाल के लिए इतना आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, वुंड ट्यूमर वायरसेस होते हैं। तो ये सब जितने भी वायरसेस होते हैं ना, वुंड ट्यूमर वायरसेस, ये सारे के सारे बेसिकली डबल स्टैंडर्ड आरएनए के होते हैं। तो एक्सेप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शंस नहीं है, पर हाँ ज़्यादातर जब भी मैं बात करूँगा जनरलिटी की, इसी तरह अगर मैंने प्लांट्स के लिए बात की तो याद रखना प्लांट्स के लिए ज़्यादातर वायरसेस जो होंगे बेसिकली वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को कंटेन करते हैं। ठीक है जी, क्या कहा मैंने, प्लांट्स के लिए कैसे वायरसेस होंगे, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले होंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शंस होंगे और यहाँ पे एक्सेप्शंस हमें क्या दिख रहे होंगे, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़बरदस्त एक्सेप्शन इसका है कॉलीफ्लावर, क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोजाइक वायरस याद रखिएगा, इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था।
आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस बार बार आता है। इसी तरह रेट्रो वायरसेस में एड्स और इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के होते हैं, इनके बारे में कई बार पूछा गया है। क्योंकि ये सब एक्सेप्शंस हैं, याद रखिएगा एग्जाम्स में एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको एक जनरल पता है कि हाँ ठीक है, अगर कोई भी एनिमल को इन्फेक्ट करने वाला वायरस आएगा तो उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, लेकिन क्वेश्चंस आ रहे होंगे टू द पॉइंट, और टू द पॉइंट बनते हैं एक्सेप्शन सबसे अच्छे। तो इसी कारण से एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सारे टॉपिक्स को आप ध्यान में रखेंगे। आगे अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ वायरसेस की, तो टाइप ऑफ वायरसेस बेसिकली डिपेंड करता है उनके क्लासिफिकेशन पे। अब इसका क्या मतलब है इसको समझिए। क्लासिफिकेशन बेसिकली दो डिफरेंट बड़े क्लासिफिकेशन हुए हैं वायरसेस के, कई सारे क्लासिफिकेशन है वैसे तो, लेकिन दो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। एक जो दिया गया था 1971 में, और ये बेसिकली बाल्टीमोर के द्वारा दिया गया था, और इसमें बेसिकली बाल्टीमोर ने 7 डिफरेंट कैटेगरी बना दी थी जिसमें वायरसेस को बांटा गया था। तो डेफिनेटली एक ये कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन था जिसके बारे में काफ़ी हायर स्टडीज़ में पढ़ा जाता है और हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन एक और होम्स साहब ने क्लासिफिकेशन दिया था जो काफ़ी पुराना था, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा पुराना था, 1948 तभी इन्होंने दिया था क्लासिफिकेशन। और इस क्लासिफिकेशन का जनरली हम लोअर क्लासेस में यूज़ करते हैं। इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ज़्यादातर जो क्लासिफिकेशन का यूज़ किया गया है वो इसी क्लासिफिकेशन का यूज़ किया गया है, और जिसमें आपको 3 मेजर कैटेगरी में बेसिकली वायरसेस को बांटा गया था, जिसमें फैजिन, ज़ूफैजिन और फैजिने। तीन कैटेगरी में बेसिकली वायरसेस को बांट दिया गया था। अब इन 3 कैटेगरी में हुआ क्या था, तो ये ऐसा बना लिया गया था कि फाइटो का मतलब होता है बेसिकली प्लांट्स, तो जो भी वायरसेस थे जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते थे उन सबों को इस क्लास में रख दिया गया था, इस कैटेगरी में रख दिया गया था। इसी तरह ज़ूफैजिनी में सारे एनिमल्स को, बेसिकली ज़ूऑन का मतलब एनिमल होता है, आपको पता होगा, तो एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले जितने भी थे ये सबों को इनमें रख दिया गया था। जबकि फैजिनी एक अलग क्लास बनाया गया था जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते थे, ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया को। अब बेसिकली जो ये टर्म है ना फैजिनी, ये खुद फैजीन टर्म से बना है। किससे बना है? फैजीन। ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है बेसिकली टू डिवोर, यानी सीधा ही निगल जाना, गटक जाना, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि बैक्टीरिया बेसिकली साइज में इनसे काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन ये करते क्या है ना, धीरे धीरे करके उन्हें पूरा ही गटक जाते हैं, पूरा चबा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं उनके सेल्स को। लाइटिक फेज और लाइसोजेनिक फेज, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे, बेसिकली समझेंगे कि कैसे ये काम कर रहे होते हैं। तो इस कारण से इन्हें हमने इन्हें नाम दिया है फैजिने। तो बैक्टीरियोफेजेस हो सकते हैं, ज़ूफैजिनी में सारे एनिमल्स वाले, और फाइटोफैजिनी जिनमें सारे प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस आते हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं इनके शेप की बात करूं तो शेप इनके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो टेडपोल लाइक शेप का हो सकता है ये, जैसे खास करके बैक्टीरियोफेज की जब मैं बात करूंगा तो बैक्टीरियोफेज बेसिकली कैसा होता है, ये एक टेडपोल शेप का वायरस है, ठीक है। अब टेडपोल कैसा होता है तो मैं सिंपली आपके लिए एक बना देता हूँ। ये टेडपोल का एक शेप कहा गया है कि ये शेप टेडपोल का है। मोस्ट प्रोबेबली अभी आपके लिए जिस स्टैंडर्ड के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये शायद थोड़ी बड़ी बात हो जाए, पर आप समझिएगा ये ओवरऑल जब टेडपोल को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो लगभग ऐसा ही दिखता है। तो ये टेडपोल शेप के नाम से फेमस होता है। और टेडपोल शेप के ये वायरसेस बेसिकली बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, इस कारण से इन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज इंपॉर्टेंट होने वाला होगा आपके लिए, और यही बैक्टीरियोफेज है बेसिकली जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे वायरलेंट और टेम्परेट फेजेस की, जिसको हम समझेंगे। तो बेसिकली समझिए जो टाइप ऑफ वायरसेस हैं इनमें कई तरह के वायरसेस को हम बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, देयर फंक्शनैलिटी, या फिर देयर मोड ऑफ इन्फेक्शन। ये मोड ऑफ इन्फेक्शन के आधार पर बांटा हुआ क्लासिफिकेशन है। जब मैं बात करता हूँ वायरलेंट और टेम्परेट फेजेस की, अब समझिए वायरलेंट वो फेज है, वो मतलब वैसा वायरस होगा जो बेसिकली
अपने होस्ट को, ध्यान देना क्या कहा मैंने, अपने होस्ट को तोड़ दे, ब्रेक कर दे, या मैं कह सकता हूं खा ले। ठीक है, जबकि टेम्परेट फेजेस वो होंगे जो अपने होस्ट के अंदर तो चले जाएंगे, याद रखना ये उनके अंदर चले जाएंगे, लेकिन उसके अंदर जाके कोई एज सच सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी सिम्टम नहीं दिखेगा, कोई भी डिजीज के सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो इस कारण से टेम्परेट फेज एक, इसी को हम नॉन वायरुलेंट फेज भी कह सकते हैं कि ये नॉन वायरुलेंट फेज है। वायरुलेंट का मतलब समझ में आ ही चुका होगा आपको, जब वो अपने होस्ट को तोड़ देता है या फिर बर्बाद कर देता है। तो वायरुलेंट फेजेस, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने अभी बैक्टीरियोफेज का दिया है, इसमें ज़्यादातर ऐसे वायरसेस होते हैं जो डायरेक्टली लाइटिक साइकिल में जाते हैं। अब ये लाइटिक साइकिल क्या है, तो बेसिकली कोई बैक्टीरिया है, मान के चलो इकोलाई है, और इसमें कोई कोलीफेज आता है या कोई बैक्टीरियोफेज आता है, एक वायरस आ करके इसे इन्फेक्ट करता है, अपने जो भी जेनेटिक मटेरियल्स थे उसके पास, उसे वो धीरे से इसके अंदर डाल देता है। तो जेनेटिक मटेरियल आ गया बैक्टीरिया के अंदर, अब धीरे धीरे इस बैक्टीरिया में ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। आपको पता है वायरस यही एक्चुअली फंक्शनैलिटी है वायरसेस की, जब भी वो लिविंग सेल के अंदर आते हैं तो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और बाद में चूंकि ये न्यूक्लिक सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल थे, आपको पता है जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन बना सकते हैं, क्योंकि डीएनए से ही तो फाइनली प्रोटीन बनता था, या आरएनए से ही तो फाइनली वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा प्रोटीन बनाते थे। तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या करेंगे, अपना प्रोटीन कोड बनाना शुरू करेंगे, और जब ये प्रोटीन कोड बनाएंगे तो डेफिनेटली इनके अंदर जो ये स्पेस था ना, जिसमें बेसिकली अभी तक सिर्फ जेनेटिक मटेरियल था, जब प्रोटीन कोड बनेगा तो डेफिनेटली ये ज़्यादा स्पेस लेना शुरू कर देंगे, और इस कारण से होगा क्या, फाइनली ये जो बैक्टीरियल सेल है ये फूट जाएगा, और जैसे ही ये फिट टूटेगा, यहाँ से ब्रेक होगा, ये सारे के सारे बाहर लिबरेट हो जाएंगे, फिर से बाहर निकल जाएंगे। तो ये बेसिकली एक लाइटिक फेज है, जिसमें हम कहते हैं कि होता क्या है। तो याद रखिएगा बैक्टीरियोफेजेस में ये वाला जो लाइटिक फेज है ये बहुत जल्दी पहुंच जाता है कई बार, और इस कारण से ऐसे जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उन्हें हम वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जबकि दूसरा ऐसा भी हो सकता है, जैसे टेम्परेट फेजेस में मैंने आपको बताया कि ये सेल के अंदर तो जाएंगे, इन्फेक्ट भी करेंगे और सेल के अंदर भी जाएंगे, लेकिन इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा ये बेसिकली बड़ी ही आसानी से इस होस्ट के अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच होकर के फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन आगे बढ़ता जाएगा, और होस्ट को बेसिकली एक नॉर्मल लाइफ जीने का मौका देगा। यानी यहाँ पे कहीं भी होस्ट क्या हो रहा होगा, टूट नहीं रहा होगा। लेकिन याद रखिएगा ये लाइसोजेनिक फेज भी बेसिकली कई बार लाइटिक फेज में कन्वर्ट हो सकते हैं या इंड्यूस हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन मेडिसिन, सर्टेन केमिकल्स और सर्टेन कंडीशंस, जैसे यूवी लाइट्स हो सकती हैं, या ऐसा कोई भी म्यूटाजेन दे दिया जाए तो ये बहुत जल्दी म्यूटेशन में चले जाते हैं और ये लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये बेसिकली सारे के सारे वायरसेस के अपने लक्षण हैं, वायरसेस के अपने सिम्टम्स हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वायरसेस के ऊपर, जैसे टोबैको मोजाइक वायरसेस। अब टोबैको मोजाइक वायरस बेसिकली इसे इवान वोस्की ने बेसिकली सबसे पहले 1892, ठीक है। और ये जैसे मैंने कहा था कि अलग अलग तरह की सिमेट्री हो सकती है, ये हेलिकल सिमेट्री का है, ठीक है। और ये शेप में कैसा होगा, तो रॉड के शेप का होगा, जैसे आपने देखा था वहाँ टेडपोल शेप, ये एक रॉड शेप का वायरस होगा, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो भाई इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये टोबैको को बेसिकली इन्फेक्ट करता है, तो इसका होस्ट क्या है, टोबैको, टोबैको प्लांट, ठीक है। तो ये प्लांट वायरस है। याद रखिएगा वायरसेस के बारे में, ये बड़े ही होस्ट स्पेसिफिक होते हैं और अपने होस्ट के अलावा ये बाकी किसी और ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट नहीं करते, ठीक है। इसी तरह HIV आपको पता है ये एक रेट्रोवायरस है, इसके बारे में पहले भी बातें कर चुके हैं हम। और ये भी जानते हैं आप कि बेसिकली ये रेट्रोवायरस के जेनेटिक मटेरियल RNA से बने होते हैं, ठीक है जी। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके फिर अपने होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है जी।
और इनके होस्ट कौन है? ह्यूमन। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब इसी तरह बैक्टीरियोफेज, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की है, ये क्या करेंगे? ये बैक्टीरिया को बेसिकली तोड़ देते हैं। दे लाइज द बैक्टीरिया और दे ब्रेक्स द बैक्टीरियल वॉल। ठीक है जी, और इस तरह ये बैक्टीरिया को बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह कोलीफेज होगा। कोलीफेज बेसिकली ये इकोलाई बैक्टीरिया है, उसके ऊपर काम करेगा। आपको पता है ये स्पेसिफिक है, तो सारे बैक्टीरिया को नहीं तोड़ रहा होगा, सिर्फ इकोलाई को तोड़ेगा। इसी तरह साइनोफेज, ये याद रखिएगा, जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली। अगर आप जानते हो इसके बारे में, आपको हायर क्लासेस में पढ़ना भी, क्लास 11th में खास करके इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो बेसिकली ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ये साइनोबैक्टीरिया, उसके ऊपर काम करेंगे। इसी तरह माइकोफेज फंगस के ऊपर काम करते हैं, ये फंगस को बेसिकली इन्फेक्ट करते हैं। तो अलग अलग तरह के वायरसेस अलग अलग तरह के होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ वायरसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन डेप्थ इसकी एनालिसिस हमें करनी होगी, समझना होगा कि ये कैसे कैसे यूज़ हो रहा है। सबसे पहले एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बेसिकली वायरसेस का सबसे ज़्यादा जो यूज़ है ना, वो होता है बायो कंट्रोल एजेंट में। ठीक है, अब बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं बेसिकली, तो समझिएगा। मान लीजिए आपने एग्रीकल्चर में देखा होगा बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जो केमिकल्स होते हैं बेसिकली, और इससे हम बेसिकली जो पेस्ट होते हैं या फिर जो डिजीज़ होते हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं। पर इसी का एक नया तरीका है बायो कंट्रोल एजेंट, जिसमें हम बेसिकली बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का ही यूज़ करके और जो दूसरे बायोलॉजिकल पेस्ट हैं या फिर डिजीज़ हैं उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वायरसेस का। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ पे बहुत अच्छा असर करते हैं। और बैक्टीरियल डिजीज़, बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज़ आपको पता है, बैक्टीरियोफेजेस जो भी होंगे वो बैक्टीरियल डिजीज़ को कॉज करने वाले बैक्टीरिया को ही खा जाएंगे। तो बेसिकली अगर मान लीजिए बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज खा गया, तो याद रखिएगा जो बायो कंट्रोल एजेंट था वो इस बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज को होने से पहले ही बचा लिया उस प्लांट से। तो जो भी प्लांट होंगे बेसिकली जिनमें ये बैक्टीरिया आएगा, उसे इन्फेक्ट करेगा और उसे सर्टेन डिजीज देगा, उससे इस बायो कंट्रोल एजेंट ने, जैसे मान लीजिए इस केस में ये फेज था, बैक्टीरियोफेज था, ये आया और ये आकर के हमने इसका एप्लीकेशन प्लांट में पहले ही कर दिया था। तो जब ये बैक्टीरिया इसको इन्फेक्ट कर रहा था या कर चुका था, तो भी ये जो डिजीज़ रही होगी ना, प्लांट की डिजीज़ जो इस बैक्टीरिया के कारण थी, ये फेज धीरे धीरे उस पूरे बैक्टीरिया को तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो फाइनली ये डिजीज़ के सिम्टम्स उससे हट जाएंगे। अब ये जो फेज थेरेपी है ना, ये बहुत फेमस हुई है 2015 के बाद से, और इससे कई सारे पोटेंशियल क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली कोई भी यूज़ ऑफ कंट्रोल ऑफ वेरियस बैक्टीरियल डिजीज इधर इन प्लांट्स और एनिमल्स, इन सबों में ही फेज थेरेपी काफ़ी फेमस हुई है, तो इसका आप ध्यान रखें। इसी तरह हम बात करते हैं यूज्ड इन स्टडी ऑफ वायरल इन्फेक्शंस। जब भी हमें वायरल इन्फेक्शन की स्टडी का काम करना होगा तो डेफिनेटली हमें वायरस को यूज़ करना है एप्लीकेशन बेस्ड, क्योंकि हम पता है कि वायरस कैन नॉट बी कल्चर्ड। तो अगर हम चाहेंगे ना कि वायरस का हम कल्चर करके उनकी स्टडी करें, पॉसिबल नहीं है, वायरस का कल्चर पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखना। बैक्टीरिया को हम कल्चर कर सकते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में, लेकिन वायरस को अगर हमें कल्चर करना है तो हमें बॉडी चाहिए होगी। किसकी बॉडी? तो होस्ट की बॉडी, और होस्ट की बॉडी यानी वायरल इन्फेक्शन। तो जब वायरल इन्फेक्शन होता है किसी होस्ट में, तभी हम वायरस की इन डेप्थ स्टडी कर पाते हैं। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ वायरसेस क्या है।